अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, दुआओं का, मोहब्बतों का। आप सबको भी अल्लाह ताला खुश रखे। ना सिर्फ आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो, बल्कि हर बीमारी से, हर चीज़ से अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था कि जी हमारे साथ भी ज़िंदगी में एक सच्चा वाक़या हुआ है, लेकिन वो इतना लंबा नहीं है जितनी आप कहानी सुनाते हैं। और कुछ कहानियाँ ऐसी मुझे भेजी भी गई थी जो शॉर्ट थी लेकिन सच्ची कहानी थी। तो उन सबको मैंने कहा, बल्कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा, अगर आपकी कोई ऐसी कहानी है जिसमें आपके साथ कोई वाक़या हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो बहुत लंबा वाक़या है, छोटा वाक़या क्यों है लेकिन सच पे मबनी हो वो छोटा वाक़या भी, तो आप मुझे उसको सेंड कीजिए। मैं ये करता हूँ कि और भी जो कहानियाँ आई होंगी तो उनको आपस में मिला के मैं एक लंबी कहानी सुनने वालों को सुना दूँगा। क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ छोटी छोटी कहानियाँ आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको वही सुना दूँ। कहानी में आज आपको एक और सुनाना चाह रहा था, लेकिन मेरे साथ खुद आज एक वाक़या हुआ है। मैंने अपनी आंखों से आज कुछ देखा है। तो मैंने कहा, जब ये वाक़या मेरे साथ हुआ तो उसी लम्हे मैंने फ़ैसला कर लिया कि आज मैं ऑफ कैमरा स्टोरी में आपको ये वाक़या भी सुनाऊंगा और उसके बाद बाकी जो 2-3 छोटी स्टोरीज़ आई हुई हैं वो सुना दूंगा। जो लंबी स्टोरी है चले नेक्स्ट टाइम सुना दूंगा। आज मैं मार्केट गया हुआ था क्योंकि मेरी आगे राज प्रोग्राम की मुसलसल रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है और उसके लिए जो एक गैजेट्स होते हैं, सामान होता है, चीज़ें लेनी होती हैं, वो यहाँ लाहौर की मार्केट से मैं ले लेता होता हूँ। और जब वहाँ पहुँचता हूँ तो सारा इक्विपमेंट मेरे पास मौजूद होता है, वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ नहीं करनी पड़ती क्योंकि वहाँ पे मिले या कोई चीज़ ना मिले। तो आजकल मुसलसल मैं जब से बेहतर हुआ हूँ, थोड़ा थोड़ा मार्केट जाता हूँ, लेकिन थक जाता हूँ, वीकनेस है, जल्दी वापस आ जाता हूँ, लेकिन सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। अभी मैंने रिकॉर्डिंग के लिए राजनपुर जाना है। आज भी मैं मार्केट गया हुआ था और जब मैं मार्केट से वापस आया तो मैं थक चुका था। वीकनेस बताया ना, अभी है, बीमारी से उठा हूँ, तो काफ़ी थका हुआ सा था। जब मैं अपने घर पहुंचा तो फैमिली ने कहा कि ये चीज़ लानी है। तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जब मैं घर पहुंच जाऊं तो एक घर के करीब ही मार्केट है, थोड़ी सी दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आने जाने में तकरीबन मुझे 15 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट आने के, 10 मिनट जाने के, इतना दूर समझ लीजिए। तो मुझे वॉक करना अच्छा लगता है। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं वॉक करता हुआ ही जाऊं और वॉक करता हुआ ही वापस आऊं, चलता हुआ जाऊं। मेरे घर के साथ 2-3 ग्राउंड हैं बड़े बड़े, मतलब एक तो सोसाइटी है जिसके अंदर मैं रहता हूँ, फुली गेटेड है, रात को सारे गेट बंद हो जाते हैं, और अंदर हमारा बहुत बड़ा अपना पार्क है सोसाइटी का, मॉडल टाउन में। लेकिन जब मैं इस अपनी सोसाइटी से बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पे भी आगे एक तो बड़े बड़े पार्क हैं, ग्राउंड से क्या है, उनमें दरख्त लगे हुए हैं और ऐसे लाइन के अंदर ही, कतार के अंदर ही वो दरख्त लगे हुए हैं। वहाँ पे मुझे याद है एक दफ़ा, मैं अभी कहाँ ढूंढूं उसको, एक तस्वीर भी मैंने बनाई थी। हम लोग राज की रिकॉर्डिंग से वापस आए थे और बाइक्स पे हम गए थे, 6 लोग थे हम लोग, और लड़कों ने वापसी पे कहा जी हमने खाना खाना है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आइए, सुबह होने वाली है तो आप लोग नाश्ता करें। खाना क्या गया, नाश्ता करें। तो उन्होंने कहा पराठा अंडा खाते हैं और उसके बाद हम अपने घरों को चले जाएंगे। तो सुबह होने में अभी शायद आधा घंटा, घंटा था, नहीं, लाइट आने में तो शायद 2 घंटे थे, लेकिन अजाने होने में आधा घंटा था। तो जैसे हम उसी रोड से गुजरे, लेफ़्ट पे भी ग्राउंड है और राइट पे भी ग्राउंड है, और दोनों ग्राउंड्स की, एक की तो ग्रिल हुई हुई है लोहे की, जो दूसरा है वो ओपन एयर है, लेकिन दोनों की ही साइड्स के ऊपर मुसलसल लाइन में, कतार में, थोड़े थोड़े गैप के बाद लंबे लंबे दरख्त हैं मुख्तलिफ किस्म के, और इतने घने हैं कि बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। हम लोग बाइक पे थे और जैसे ही एक दरख्त के पास से गुजरे, मुझे एक लाइट सी महसूस हुई जो एक दरख्त के ऊपर थी। हम थोड़ा सा ही दूर गए थे तो मैंने एकदम से कहा रोको 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 रोको। उसने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा बाइक मोड़ो। उन्होंने कहा क्या हुआ है? मैंने कहा बाइक मोड़ो। बाइक मोड़ा तो दूसरा भी हमारे साथ मुड़ गया। हम वापस आए उसी दरख्त के पास, मैंने कहा रोक दो। उन्होंने रोक दिया और उतरते ही मैंने अपने जेब से अपना मोबाइल निकाला, उसका कैमरा ऑन किया, तस्वीरें बनानी शुरू कर दी।
तकरीबन मैंने वहाँ पे 8-10 तस्वीरें बनाई होंगी, लेकिन एक तस्वीर इतनी क्लियर आ गई जैसे कोई बैठा हुआ है, इस तरह की मुशाहबा थी। क्लियर बैठा हुआ इस तरह नहीं कि जैसे टांगे हो या तो, लेकिन इस अंदाज ऐसा था जैसे कोई बैठा हुआ है। इस अंदाज की एक क्लियर तस्वीर जब आई तो मैंने तस्वीर उनके सामने रख दी। जब तस्वीर वो मेरी टीम ने देखी तो मुझे मुंह से कुछ नहीं कहना पड़ा। उन्होंने कहा सर ये तो बिल्कुल क्लियर है। मैंने कहा यस, इसीलिए मैंने बाइक रुकवाया है और कहा है वापस मुड़ो, मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आया था। और उसी लम्हे हम लोग वापस हैं और मैंने उसकी तस्वीरें खींची है, तो वो तस्वीर में भी आ गया हुआ है। मैं ढूंढूंगा इंशाल्लाह, ये भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, लाजमी है मेरे पास, महफूज है, मैंने डिलीट नहीं की, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको। इस जगह पे क्या है, ये जो ग्राउंड है बिल्कुल इसके एज पे जाके, बहुत लंबा ग्राउंड है, जब दूसरा कोना उसका शुरू होता है वहाँ पे ड्रम रखे होते थे। लाइक घरों में जो कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा होता है, आप आते हैं सोसाइटी में तो आते हैं, आपके घरों से पिक करके ले जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग खुद से भी फेंक आते हैं। जो घरों से पिक करके लेके जाते हैं वो तो गाड़ियाँ आती हैं बड़ी बड़ी जो पिक करके लेके जाती हैं, और कुछ क्या करते हैं, वो जो ड्रम्स रखे होते हैं वहाँ पे कूड़ा क्रिकेट के लिए, तो उसके अंदर वो लाइन में 3-4 रखे हुए हैं, वो डाल देते हैं। उसी जगह पे कोने पे नीचे भी कुछ लोग डाल जाते थे। वक्त के साथ क्या हुआ, अब तो नहीं है, सफाई होगी, उन्होंने हटा दिया उसको, लोग वहाँ पे सिरियाँ डालनी शुरू हो गए थे। शुरू में इस तरह की सिरियाँ थी जैसे कोई अपने ऊपर के वार से सिरी का सदका करता है। बकरे की जो सिरी होती है, ब्लैक सिरी, यानी कि उसका जो फेस होता है, मुंह होता है, वो वहां पे फेंक जाते। लेकिन उसके बाद तो बाकायदा ऐसा होना शुरू हो गया कि कोई जादू टोने वाला भी था तो वो भी अपनी सिरी वहां पे फेंकना जब शुरू हो गया था, तो वो हिस्सा इतना अजीबोगरीब और खौफनाक हो गया था कि 1-2 लोगों का वहम था या वो वहां से डरे थे। तो उसके बाद फैसला किया गया कि इस जगह को क्लियर कर दें, ये जो नीचे पड़ा हुआ है इस तरह ना फेंकने दें और सख्ती करें। इस तरह सख्ती हुई, लेकिन क्या हुआ, वो जो दरख्त थे मौजूद हैं चारों कोनों पे, लाइन में कतार में बने हुए चारों तरफ उस पार्क के, वो हॉन्टेड हो गए। आज भी रात के 2 बजे मैं अभी भी जाता हूँ, मैं आज भी लेट आया हूँ मार्केट से, तो रात के 2-3 बजे आप जाएं और वहाँ पे जाके बैठे। माल टाउन के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग जो लाहौर के हैं वो जानते हैं माल टाउन के बारे में, और जो बाहर मुल्क में बैठे हैं वो भी जानते होंगे। जो नहीं जानते तो ये एक लाहौर का एक ऐसा एरिया है माल टाउन जो सरसब्ज़ है, दरख्त ही दरख्त हैं। बाकी पूरा लाहौर जो है वो दरख्तों से ख़त्म हो चुका है, सारे दरख्त निकल चुके हैं, लेकिन माल टाउन में अभी भी हरियाली बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी है, घरों के बाहर दरख्त हैं, सोसाइटीज़ में दरख्त हैं। हमारी सोसाइटी भरी हुई है दरख्तों से, और बाहर पार्कों में भी हैं, यहाँ पे आपको दरख्त और ग्रीनरी नज़र आएगी। बाकी लाहौर वो ग्रीनरी नहीं रही। मॉडल टाउन पार्क लाहौर का एक बहुत बड़ा, काफ़ी पार्क है, उसमें से एक बड़ा पार्क है। अगर कोई शख्स चाहता है कि मैंने जिन्नात देखना है और उनको महसूस करना है, तो मैं आज उनको कहूँगा मॉडल टाउन पार्क के अंदर चले जाएं और तकरीबन 8 बजे के बाद किसी ऐसे कोने में जाके बैठ जाएं जो वीरान हो, वहाँ पे अंधेरा हो, मुसलसल इर्द गिर्द निगाह रखें और इस मकसद के लिए जाएं कि मैंने इस जिन्नात को महसूस करना है, तो आप क्लियर उनको महसूस करते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि लोग वहाँ पे रात को वॉक भी कर रहे होते हैं, बैठे भी होते हैं, तो सबको नज़र आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप माइंड बना के जाएंगे, और स्पेशली क्या करना है वो आगे आपको बताने जा रहा हूँ। मेरी एक आदत है, आपको कैसे नज़र आएंगे मॉडल टाउन पार्क में ये भी मैं बताता हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ, मार्केट तक वॉक करते हुए जाता हूँ, तो मेरी कुछ तस्बीहें हैं जो मैं पढ़ता हुआ जाता हूँ। आप लोगों को भी मैंने काफ़ी तस्बीहें बताई हैं, जो मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें मैं आपको सिखा भी रहा हूँ। बहुत कुछ उसमें मैंने आपको पढ़ने के लिए बताया है कि आप ये कुछ पढ़ लें तो आपको ज़िंदगी में ये फ़ायदा होगा। वहीं पे मेरी अपनी आदत भी है, जब मैं घर से निकलता हूँ तो पढ़ता हुआ बाहर जाता हूँ। और आज मैं तकरीबन 12:45 बजे का टाइम था जब मैं मार्केट दूध लेने के लिए जा रहा था। जब मैं बाहर निकला हूँ अपने घर से, पढ़ता हुआ गया हूँ, सोसाइटी के गेट से बाहर निकला हूँ, बाहर चला गया हूँ, और उसके बाद वो वीरान रास्ता शुरू हो गया जो काफ़ी लंबा भी है थोड़ा सा, लेकिन टोटल वीरान है। दोनों पार्कों के बीच में से मैं गुजरता हुआ मार्केट तक पहुंच गया, और वहाँ पे मैंने जो सामान वगैरह लेना था वो मैंने सामान लिया। और जब मैं सामान ले चुका तो उसी तरह
अपनी तस्बीह पढ़ता हुआ मैं वापस आ रहा था। मेरा दिमाग टोटली कहीं और था। ज़बान आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह कर रही थी और अंधेरे में मैं चलता हुआ अपने उस गेट की तरफ जा रहा था, जो सोसाइटी का गेट है। यहाँ पे गार्ड बैठे होते हैं, लेकिन वो राउंड भी लगाते रहते हैं यहाँ पे। अक्सर आपको रात को मैं जब इस तरह रिकॉर्डिंग करता हूँ तो पीछे से वो एक सायरन बजने की आवाज़ भी आती है, वो सिक्योरिटी यहाँ की गुजरती है। तो मैं जब अपनी बेध्यानी में वो पढ़ता हुआ आ रहा था, तो मेरी आदत है मैं चलते हुए ऊपर यूं यूं नहीं देखता, मैं नीचे ज़मीन की तरफ देखता हूँ। सोसाइटी के मैं बिल्कुल करीब, बाखुदाई आज का वाक़या मुझे अभी भी थोड़ा सा डर लग जाएगा। सोसाइटी के मैं करीब 1 बज चुका था, पूरा 15-20 मिनट मुझे लग गए थे। सोसाइटी के बिल्कुल गेट के मैं जैसे ही करीब पहुंचा हूं, गेट उसके साथ एक थोड़ा सा फासले पे दरख्त है। वहीं पे जिस मखलूक को मैंने देखा है उसकी हाइट 2.5 फुट या शायद 2.5 फुट से भी नीचे कह लें, 2 फुट कह लें। जैसे कुबड़ा इंसान होता है, यानी कि एक बूढ़ा होता है ना, बूढ़ा वो बुजुर्ग हो जाता है तो वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे वो ऐसे कुबड़ा हो जाता है या झुक सा जाती है उसकी गर्दन, कमर और सर उसका झुक सा जाता है। स्ट्रेट आप ऐसे होते हैं, इस तरह आप स्ट्रेट होते हैं तो ऐसे झुक से जाते हैं, तो वो ऐसा झुका हुआ सा था। 2 फुट उसकी हाइट थी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं था, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं था। आर पार भी मैंने उसको देखा, वो ब्लैक कलर का था, धुएं की तरह उसका रंग नहीं था, बिल्कुल लाइट सा था और इस अंदाज का था। और उसकी चलने की स्पीड जो थी वो काफ़ी तेज़ थी। उसके पाँव मैंने नहीं देखे, उसके पाँव नहीं थे, वो ज़मीन से यूँ समझिएगा शायद इतना ज़मीन से क्या कहना चाहिए, 5-6 इंच या एक हाथ जितना वो ऊंचा सा था। और तेजी के साथ वो गेट में दाखिल हुआ और आगे गायब हो गया है। अब वो कैसा था, उसका मुंह मेरी तरफ नहीं था। उस छोटे गेट से, बड़ा गेट तो रात को बंद होता है, छोटा गेट खुला होता है, तो वो जो छोटा सा गेट था उसके तकरीबन 4 से 5 कदम पीछे था उसके। और वो ऐसे कुबड़ा सा था, 2 फुट जितनी उसकी हाइट थी, हाथ उसके नहीं थे, गोल फुटबॉल की तरह भी नहीं था, इस अंदाज में था। और तेज़ी से जैसे कोई चीज़ चलती है। एक कार्टून मेरे जहन में आ रहा है, यस, एक कार्टून आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने एक जिन बनाया होता है और सफ़ेद सा वो जिन होता है, उसकी आंखें नज़र आती हैं, हाथ नहीं होते और उसकी टांगें होती हैं और वो अजीब सा ऐसे हिल हिल के चलता है। इस अंदाज में उसके हाथ नहीं थे। मैंने कहा ना मैंने हाथ नहीं देखे, लेकिन टांगें मैंने महसूस की हैं जो ज़मीन पे टच नहीं हो रही थी, पाँव नहीं थे, लेकिन एक अजीब से अंदाज में ऐसे इस तरह हिलता हुआ तेज़ी से चलता हुआ गया है और गायब हो गया है। मुझे क्यों नज़र आया? मैं जो तस्बीह कर रहा था, हो सकता है ये उसी तस्बीह की ही वजह से मुझे नज़र आया। आप लोगों को भी मैंने सिखाया हुआ है, जिन्नात को देखना चाहते हैं, मेरा पूरा इसके ऊपर एक प्रोग्राम मौजूद है। अगर आप ये तस्बीह मुसलसल करते रहें तो आप भी माल्टन पार्क के अंदर जाके बैठ जाएं तो क्लियर इस मखलूक को देख सकते हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, खौफजदा नहीं होना। अगर वो मखलूक आपके करीब आती है तो आपने अपने ऊपर फौरी तौर पे आयतल कुर्सी या दायरा कड़ा लगा देना है, क्योंकि अगर आप बात कर सकते हैं, आपके अंदर जिगरा है, डरपोक नहीं है, देन आप उनसे बात करें, वरना आप वो जगह छोड़ दें। हौसला है तो बात करें। सिर्फ देखना मकसद है तो उस पार्क में आगे की तरफ चले जाएं, अंधेरे के अंदर थोड़ा सा बैठें और उसी तस्वीर को जो मैंने बताया पढ़ते रहें और इर्द गिर्द मुसलसल देखते रहें। बच्चे, काला शैडो, सफ़ेद साया या काला साया, कुछ ना कुछ आपको नज़र आ जाएगा, क्लियर, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये था मेरा आज का वाकया। आज इस कुबड़े को ऐसे तेज़ी के साथ मैंने यूं गेट के अंदर दाखिल हुआ है, और गेट वो वाले नहीं होते लोहे के उस तरह के, मतलब वो जंगला टाइप लगा होता है उसके अंदर, तो वो नज़र आता है कि गेट के आगे गायब हो गया, वरना मुझे आगे भी चलता हुआ नज़र आता। दूसरी स्टोरी जो मुझे भेजी है, ये मुझे मलिक साजिद ने भेजी है राजनपुर से। ये कुछ दिनों पहले का वाकया है जो उन्होंने मुझे सुनाया है, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा तो मैंने कहा आपके साथ ये शेयर करूं। उन्होंने कहा जी ये सच्चा वाकया है।
ये तकरीबन कुछ दिन पहले का ही है, जो राजनपुर का एक छोटा सा आगे देहात है वहाँ पे ये वाक़या हुआ है। उनका कहना ये है कि हमारे एक जानने वाले हैं, उनके यहाँ डेथ हो गई। वही मरने के ऊपर जिस तरह एक पूरा प्रोसीजर होता है, उनको नहलाया गया, कफन पहनाया गया और उनका नमाज जनाजा अदा किया गया, और उसके बाद कब्र लेके उसके बाद डेड बॉडी को लेके हमने वहाँ पे दफना दिया। लेकिन वहाँ पे एक ऐसा अजीबो गरीब वाक़या हुआ कि जिस वक्त ये प्रोसीजर हो रहा था सारे नॉर्मल थे। उसने कहा, साजिद का कहना ये है, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। मैंने पूछा उसकी क्या वजह है? उनका कहना ये था, जब पता लगा ये है, तो जानने वाले हैं, हमेशा इन इलाकों में ये होता है कि गोरकन बाकायदा नहीं होता, लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आज भी हो सकता है मैं भी किसी की हेल्प के लिए कब्र खोद रहा हूँ, उसके लिए ये नहीं देखते कोई छोटा है, बड़ा, अमीर है, गरीब, सब एक दूसरे की दिल से मदद करते हैं ऐसे मौक़ों पे। साजिद कब्रिस्तान पहुंचा कब्र खोदने के लिए, और वो कहता है उस वक्त तकरीबन शाम का टाइम था, रोशनी फैली हुई थी। मेरे साथ एक और बंदा भी था, हम 2 बंदे वहाँ पे पहुँचे कि जल्दी से कब्र खोदें और रात को उसको मैयत को वो दफना देंगे। जो टाइम था उन्होंने रखा था बाद नमाज मगरिब की नमाज के बाद उसको दफन करना था। तो हम जल्दी पहुँच गए। पहले दोस्त ने कब्र खोदी, अच्छी खासी खोदी। जब वो खोद चुका और वो थक गया, तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि यार तू खोद। मैं कब्र खोदना शुरू हो गया। मैंने कब्र खोदी, तकरीबन 3 हिस्से, 2 हिस्से कब्र के मुकम्मल हो चुके। पहले एक स्टेप उसने खोदा, फिर दूसरा स्टेप मैंने खोला। अब इसी तरह 2 स्टेप नीचे खोदने थे और कब्र मुकम्मल हो जाने दी। फिर जब तीसरा स्टेप खोदने की बात आई, क्योंकि काफ़ी गहरा गड़ा लगाना होता है, एक शख्स थक जाता है, तो वो बारी बारी कर रहे थे। तो फिर जो दोस्त मौजूद था उसी ने थोड़ा सा और गहरा उसको किया, नीचे से कब्र को खोदा। और जब वो खोद चुका तो उसने कहा यार प्यास लग गई है। तो मैंने कहा हाँ यार प्यास मुझे भी लग रही है, क्योंकि पसीना आता है, गर्मियाँ तो नहीं है, मौसम चेंज है, लेकिन काम करते हुए आपको प्यास लगती है। तो उसने कहा यार चल अब तू खोद इसको, आखिरी हिस्सा रह गया ये वाला, तू इसको फाइनल कर, मैं कोई पानी का बंदोबस्त करके आता हूँ। उसने कहा ठीक है। वो पानी लेने चला गया और मैं कब्र के अंदर से उतर के, जो ऊपर बैठा हुआ था, मैंने कब्र खोदनी शुरू कर दी। जैसे ही कब्र के तकरीबन मैं बिल्कुल ऐसे फाइनल करने के करीब ही था कि ऊपर से मुझे किसने आवाज़ दी, बाकायदा मेरा नाम लेके, साजिद। और पहली आवाज़ पे यकीनन मैंने सुन लिया और मैंने ऊपर मुड़ के देखा, जी, तो देखा एक अननोन शख्स जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता, वो कब्र के ऊपर खड़ा हुआ है। और मुझे उसने कहा है पानी, मुझे उसने गिलास दिया है। स्टील का गिलास था, आम जो घरों में इस्तेमाल होता है, आम सा बिल्कुल गिलास। जब उसने इस तरह कहा ये ले लो, सराइकी में उससे बोला गया कि इको पकड़ एगेन। जब उसने उसको ये कहा कि ये पकड़ लो, तो वो समझ गया कि जो दोस्त साथ है उसने पानी भिजवाया या वो पास खड़ा होगा, क्योंकि वो नीचे उतरा हुआ था। तो उसने कहा है, मैंने उससे बाकायदा तौर पे पानी पकड़ लिया। तवज्जो मेरी टोटल ये थी कि जल्दी से इसको फाइनल करें, टाइम ओवर हो गया है। तो इस तरफ मेरा ध्यान उधर उधर या साइड पे, कब्र के बाहर कहीं पे भी नहीं गया, क्योंकि मैं इस जल्दी में था अल्हम्दुलिल्लाह कि जल्दी से मैं इसको बस मुकम्मल करूं। तो उसने जैसे ही मुझे सराकी में कहा ये ले लो, क्योंकि उसका जो हुलिया था उस शख्स का बिल्कुल एक नॉर्मल उन्हीं इलाकों का जिस तरह इंसान होता है, बहुत ही आम से कपड़े पहने हुए थे, बहुत ही सादा से कपड़े पहने हुए थे, और कपड़ों को देख के लगता था कि वो भी कोई मजदूर तबका शख्स है। फटे हुए नहीं थे, बहुत मैले भी नहीं थे, लेकिन एक कपड़े देख के लगता है ना ये नफीस कपड़े हैं या और ये सादा से कपड़े हैं, वो सादा से कपड़े थे। ऑफ वाइट कलर के उसने शलवार और कमीज पहन रखी थी। ऑफ वाइट से कह लें मिलता जुलता, एक तरह से कह लें, ऑफ वाइट बिल्कुल नहीं, उसे मिलता जुलता। पगड़ी उसने सर पे बांधी हुई थी। रंग उसका बिल्कुल नॉर्मल उन्हीं लोगों का जिस तरह गंदमी रंग होता है, बिल्कुल उसी तरह का गंदमी रंग था, ना ब्लैक ना बिल्कुल सफेद, गंदमी रंग सा। उसने गिलास उसके आगे किया, उसने फौरी तौर पे गिलास पकड़ा और गिलास पकड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए और 3 सांसों में पीना चाहिए। तो उसने पानी
गिलास पकड़ा और नीचे कब्र के बैठ गया पीने के लिए। उसने पढ़ा, साजिद के अल्फाज ही हैं, मैंने उससे गिलास पकड़ा और नीचे कब्र के अंदर बैठ गया और मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जैसे ही मुंह लगाया तो हैरान रह गया कि पानी की जगह पे मीठा दूध था। चौंका मैं इस बात पे कि पानी की जगह पे मीठा दूध था। मैंने जैसे ही पहला घूंट भरा तो मुझे लगा कि ये पानी तो नहीं है, मैंने उसको देखा ये तो दूध है। तो उसी लम्हे मैंने कहा यार क्या बात है, इसका मतलब है जो दोस्त है उसको किसी ने दिया है या वो लेके आया है, पूछता हूँ पहले इसको ख़त्म कर लूँ। दोबारा से दूसरा घूंट मैंने भरा, 2 सांस, फिर तीसरे सांस में मैंने उसको गिलास को ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करते ही अगला सवाल जो मैंने पूछना था, खैर है ये दूध किसने भेजा है, दोस्त ने भेजा है या किसने भेजा है, ये क्या है? क्योंकि अमूमन लोग पूछते हैं। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है और आप कब्र खोद रहे हैं, कोई दूध दे दे तो कोई अनहोनी बात नहीं है, हो सकता है मेहनत मुशक्क़त का आप काम कर रहे हैं तो लोग इस तरह की खिदमत भी आपकी करते हैं कि यार इसको दूध पिलाओ, ये कब्र खोद रहा है। तो कहते हैं मैंने जैसे ही दूध मुकम्मल किया तो फौरी तौर पे जो मैं बैठा था ज़मीन पे खड़ा हुआ और उसको ऊपर यूँ गिलास पकड़ा के पूछने वाले अंदाज में जैसे ही मुंह खोलना चाहा तो वो बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं था। मैं एकदम से परेशान हुआ तो मैंने उसको आवाज़ दी सराइकी में, बिरा, ओ भाईजान, हेलो। तो कोई आवाज़ ना आई तो मैंने ऊंचा हुआ यहाँ तक कि ये किधर गया। मैं कहता है कब्र के बाहर निकल आया, क्योंकि कब्र के भी स्टेप होते हैं, जहाँ डेड बॉडी को रखा जाता है वो हिस्सा इतना खुला होता है और कब्र काफ़ी खुली होती है। कहते जब मैं बाहर निकला तो मैं हैरान इस बात पे हो गया कि इर्द गिर्द कोई भी इंसान मौजूद नहीं था जिसने मुझे दूध पेश किया था। मैंने अपने कहता है ऐसे दिमाग को हिलाया कि खैर है, मैं सो तो नहीं गया, किधर गया, हेलो हेलो हेलो, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। अभी रोशनी मौजूद थी और गिलास मेरे हाथ में था। वो गिलास नया गिलास नहीं था, एक पुराना स्टील का गिलास था जिसमें से मैं दूध पी चुका था, मीठा दूध था। लेकिन जब मैंने बाहर किसी को भी नहीं पाया तो मैं हैरान इस बात पे हुआ कि गिलास पकड़ के उसको 3 सांसों में पीने पे मैक्सिमम मुझे 15 सेकंड लग गए होंगे, 20 सेकंड लग गए होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम। वरना 10 सेकंड में बंदा पानी या दूध पी लेता है, 10 सेकंड में बहुत होते हैं 10 सेकंड। तो वो जो भी शख्स था जिस जगह पे वो कह रहा है मैं कब्र खोद रहा था, उस जगह से वो अगर दूर जाता और कब्रिस्तान से बाहर निकलता तो कम से कम उसको 3 से 4 मिनट लगने चाहिए, 6-7 मिनट लगने चाहिए। यानी इस साइड पे 3-4 मिनट लग जाने चाहिए, ये हिस्सा ज़्यादा बड़ा है, 6-7 मिनट लग जाने चाहिए, इधर भी काफ़ी इधर भी काफ़ी। तो कोई भी इंसान 15 सेकंड या 10 सेकंड में इतनी जल्दी कब्रिस्तान के बाहर नहीं जा सकता। तो मैंने फिर उसके बाद जब ये देखा कि कोई भी मौजूद नहीं है आवाज़ देने पे, तो कहता है मैं समझा कोई डरा तो नहीं रहा, कोई मजाक तो नहीं कर रहा। मेरे जहन में ये बात आई तो एकदम से मैंने क्या किया, गिलास जो मेरे हाथ में था मैं भागा, इधर इधर इधर, किसी कब्र के पीछे तो कोई नहीं छुप गया, किसी दरख्त के पीछे तो कोई नहीं छुप गया। यहाँ तक कि जब मैंने देखना शुरू किया तो कहीं पे भी किसी इंसान का नाम तक नहीं था। मैं इतने बड़े एरिया को घूम के इधर 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 इधर, हर कब्र के पीछे जो ऊंची कोई कब्र थी, वैसे तो नजर आ जाता कोई छुपा हुआ, दूर से भी नजर आ जाएगा ये तो कब्र के पीछे छुपा हुआ है। तो उस एक पूरे इर्द गिर्द का जो एरिया था मैंने सारा खंगाल मारा, कोई भी वहां पे नहीं था। 1-2 दरख्त जो घने थे उनके पीछे भी मैंने देख लिया और पूरे एरिया में मैं देख लिया, वो कोई भी नहीं था। और थोड़ी ही देर के बाद मेरा दोस्त जो मेरे साथ कब्र खुदवा रहा था वो वापस आया तो उसके हाथ में पानी था, और आते ही उसने जब मुझे देखा मेरा चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और मेरे हाथ में एक स्टील का गिलास था। तो आते ही के बजाय मैं कुछ कहता उसने मुझे कहा ये कहाँ से आया, तू कहाँ से ले आया। तो जब मैंने उसके हाथ में पानी की बोतल देखी तो मैंने उससे पूछा तुम कब आए हो। उसने कहा मैं तो अभी आ रहा हूँ, जिसने कहा तो था पानी पी के आता हूँ, तेरे लिए लेके आया हूँ, बोतल लेके आया हूँ। तो वो मेरे चेहरे की तरफ देख के समझ गया कि मामला कुछ गड़बड़। कहता है क्या हुआ है। मैंने उसे कहा कि यार देख इधर कोई बंदा तो नहीं है। कहता है बात क्या है। कहता है बाद में बताता हूँ, मेरे साथ मिल के देख कोई बंदा तो नहीं है। कह रहा है यार बंदा तो दूर दूर नहीं है, रोशनी अंधेरा थोड़ा हो गया कि बंदा नजर नहीं आएगा, कहीं पे भी होगा ये नजर आ जाएगा, इतनी ऊंची ऊंची कब्रें तो नहीं है, छोटी छोटी कब्रें कच्ची सी बनी हुई हैं, नजर आ जाएगा।
फिर भी उसने कहा यार देख तो सही। उन्होंने कहा अच्छा यार चल मैं देख लेता हूँ। वो थोड़ा सा भी गया, ऐसे चक्कर चक्कर लगा के आया, इर्द गिर्द इधर उधर जहाँ जहाँ मैंने ऑलरेडी देखा था वहाँ वहाँ वो देख के आया और आके कहता है यार कोई भी नहीं है। तो मैंने उसे वो वाकया सुनाया कि इस तरह कोई आया है, इस तरह के उसके कपड़े थे, बिल्कुल आम सा चेहरा था, और उसने सिर्फ मुझे ये जुमला बोला है, एक है बिल्कुल एक सराकी लहजा था, बिल्कुल एक नॉर्मल यहाँ के जिस तरह इंसान होते उसी तरह का इंसान था। उसने मुझे ये दूध का गिलास दिया, मैंने बैठ के पिया है, कब्र के अंदर बैठ के पिया है। कि पूछता हूँ यार किसने भेजा है, तो जैसे उसको गिलास वापस करना चाहा तो वो गायब हो गया। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा मजाक कर रहा है, सही कह रहा है। उसने कहा यार ये गिलास मेरे हाथ में है, तू क्या समझ रहा है ये मजाक है। तो उसको एकदम समझ आ गई, हाँ यार ये मजाक तो नहीं हो सकती, उसके हाथ में तो गिलास है। उसने कहा यार देख तो मैंने भी लिया। फिर वो डर गया, उसने कहा देख तो मैंने भी लिया, तो कोई नहीं है। तो वो बोला बात सुन, दूध एक अच्छी चीज़ है, अगर किसी ने आके तुझे दूध पेश किया तो वो फिर अल्लाह अल्लाह लोग थे। सराकी में अल्लाह लोग, ये जो लोग बोलते हैं अल्लाह लोग, जिन्नात को कहते हैं। फिर वो कोई अल्लाह लोग था जो तुझे दूध दे के गया है। तो ये एक अच्छा वाकया है, इसको तू किसी को बताई ना, बस इस गिलास को भी घर ले जा, ये उसकी तरफ से तुझे तोहफा है, और इस बात को बताई ना। कब्र मुकम्मल हो गई, सारों ने एक पूरा प्रोसीजर, जिस तरह मैंने कहा शुरू में, मुर्दे के साथ जो होता है कफन दफन नमाज जनाजा, और लेके आए। और जब वो कहता है लेके आए और उसको दफना रहे थे, तो वही कब्र के ऊपर खड़े हुए, वो मुझे मंजर याद आ रहा था जिस जगह पे वो शख्स खड़ा था और जिस जगह मैंने वो कब्र खोदी थी और बनाई थी। जब सारी कब्र को उन्होंने दफना दिया, मुर्दे को, कब्र बंद भी हो गई, तो मैं हैरान था कि ये मेरे साथ क्या वाक़या हुआ। कुछ दिन तो मैं खामोश रहा, किसी के साथ भी बात नहीं की। फिर एक अल्लाह वाले बंदे के साथ बात की, उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, आप बता सकते हो, कोई गुनाह नहीं है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है। तो उसने जब मेरे साथ बात शेयर की, मैंने कहा हाँ इसको बता सकते हो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि अल्लाह वाला या अल्लाह लोग थे या फलां थे, दूध किसी ने पेश किया और उसके बाद गायब हो गया, तो अच्छी बात है, इसमें कोई घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। तुम्हारे पास गिलास कहाँ है? उसने कहा गिलास मेरे घर में। मैंने कहा यार मुझे उसकी पिक्चर बना के भेजना। तो अभी तक मुझे उसने पिक्चर नहीं भेजी, तो मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह मैं आपको वो पिक्चर भी, 2 पिक्चर्स हो गई, एक दरख्त वाली जो मैंने खींची थी और ये गिलास वाली, ये दोनों मैं आपको पिक्चर बना के अगले इंशाल्लाह ऑफ कैमरा में मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरी कहानी जो मुझे सुनाई है ये भी एक देहात की कहानी, एक सच्ची कहानी है, काफ़ी पुरानी है, लेकिन उनका नाम है जी करीमुल्लाह, करीम बख्श उनको कहते हैं, ये उनका रियल नेम है करीम बख्श। कुछ उनको प्यार से करीमुल्लाह पुकारते हैं। उन्होंने जो मुझे बताया है कि आप इसी तरह ही बताइएगा, असल नाम मेरा करीम बख्श है, करीमुल्लाह भी कहते हैं। वो कहते हैं मेरा नाना अब्बू ने के साथ ये वाक़या हुआ था और उन्होंने जिस तरह हमें सुनाया, मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा हूँ। मैंने ये लाइव कॉल पे उनसे सुनी है। वो कहते हैं मेरे नाना अब्बू खेतों में काम करते थे। अब तो मशीनरी आ गई, ट्रैक्टर आ गए और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं और आप हल चलाते हैं और सारे काम करते हैं। पहले ज़्यादातर इंसान मैनुअली खुद जानवरों के साथ, यानी कि मशीनरी नहीं आई थी तो खुद से मिल के सारे काम करते थे। और एक सिस्टम जो उस वक्त था वो आज भी है, कम हो गया है, लेकिन है, उसकी रीज़न ये है पाकिस्तान में पानी की ही कमी है, नहरें खुश्क हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा पानी नहरों में नहीं है। उस वक्त पहले पानी बहुत ज़्यादा होता था, तो उस वक्त होता ये था ज़मीनों के अंदर बारी बारी लगाई होती थी लोगों ने। नहर के अंदर से जब पानी आता था तो एक काश्तकार को डे और टाइम बताया जाता था कि इस दिन और इस तारीख को इतने बजे पानी की तुम्हारी बारी है। और उस वक्त, अब तो खैर सीमेंट के पक्के बन गए हुए हैं, वो छोटे छोटे जो क्या कहते हैं उनको, कस्सी टाइप कहते हैं, उस वक्त वो कच्चे होते थे, तो वो कही के साथ उनको हटाते थे, पानी के लिए रास्ता बनाते थे। और पानी जब उनकी फसलों में दाखिल हो जाता था उनकी ज़मीनों के अंदर, तो वो इंतज़ार बैठ के करते रहते थे, वहाँ पे मौजूद रहते थे या घर चले जाते थे कि इतना मेरे पास टाइम है। और पूरा एक निज़ाम बना होता था कि पानी चलता हुआ अपने रास्तों से गुज़रता हुआ, इस तरह साइड से पानी, एक पूरा उन्होंने एक तरीका बनाया होता था कि पानी जब सीधा गुज़रता था तो राइट पे अगर ज़मीन है या लेफ़्ट पे है तो उसके अंदर भी पानी आगे भी बढ़ रहा है और पीछे से जो पानी की सप्लाई आ रही है वो उस
ज़मीन की तरफ भी जा रही है। जब उस ज़मीन को पानी मिल गया तो वो ओवर नहीं होता था, बल्कि वो जो चल रहा है आगे की तरफ, वो इस तरह उन्होंने बैलेंस बनाया होता था कि वो मज़ीद आगे चलता रहता था और जितना भी रकबा होता था उसको पानी खुद ब खुद मिलता जाता था। और जब पानी कंप्लीट उन फसलों को मिल जाता था तो वो किसान, वो काश्तकार उस टाइम पे आके, जो उसका टाइम था, उस जगह से जहाँ से पानी उसकी ज़मीनों में दाखिल हो रहा है उसको मिट्टी के साथ बंद कर देता था ताकि नेक्स्ट जिसकी बारी है वो पानी को इस्तेमाल कर सके। ये एक बड़ा खूबसूरत सिस्टम होता था। और आज मुझे भी याद है ऐसे बहुत सारे लोग जब पानी में रात के टाइम इस तरह काम कर रहे होते थे, या वो जो कस्सी टाइप सी बनी होती है, छोटी नहर टाइप सी, उसके अंदर काम कर रहे होते थे, इनको सांप भी डस लेते थे क्योंकि ये जूते पहन के काम नहीं करते थे, फसलों के अंदर नंगे पांव काम करते थे। ये थे वो असल में मेहनत करने वाले असल काश्तकार जो सही मेहनत करते थे। और रातों को जब सर्दियां हो या गर्मियां, ये नहीं है कि सिर्फ सर्दियों को, सर्दियों में भी नंगे पांव जब लोग लहाफ के अंदर, गर्म रज़ाइयों के अंदर मौजूद होते थे, तो वो नंगे पांव, धोती बांधी हुई नंगे पांव, और वो पानी लगा रहे होते थे और मौजूद होते थे। तो कई लोगों के साथ वहाँ पे ऐसा वाक़या हुआ कि उनको सांप ने डस लिया गर्मियों में। करीम बख्श का कहना यह है कि मेरे नाना की भी एक दिन उसी तरह रात को बारी थी, तकरीबन रात के कोई 10:30 या 10 बजे के करीब उनका टाइम था। उन्होंने जाके पानी लगाना था। वो कहते हैं नाना अबू किसी वजह से उस दिन लेट हो गए अपने टाइम से, और ज़मीन पे अगर उन्हें पहुंचना था 10 बजे तो वो तकरीबन पहुंचे 12 बजे, 2 घंटे वो लेट थे। काम पड़ गया, कोई इमरजेंसी हो गई या क्या हो गया उनको, वो कहते हैं वो अब हमें याद नहीं है, लेकिन वो लेट थे। वो 2 घंटे बाद तकरीबन 11:15 बजे के करीब वो कहते हैं वो ज़मीन पे पहुंचे। उन्होंने वो कस्सी टाइप उठाई हुई थी, कही टाइप, कही कहते हैं हम लोग तो उसको, बहुत से लोगों को समझ आ गई होगी, पीछे लकड़ी की एक डंडा सा होता है और आगे लोहे का एक वो बना होता है, उससे वो ज़मीन खोदते हैं। वो कहते हैं वो उन्होंने कंधे पे रखी हुई थी, धोती पहनी हुई थी, और आते ही उन्होंने अपने जूते साइड पे उतार दिए, नंगे पांव हो गए और नंगे पांव चलते हुए उस तरफ जाना शुरू हुए। रोशनी का ये थोड़ा बहुत बंदोबस्त रखते थे, टॉर्च होती थी उस दौर में जिसके पीछे मोटे मोटे बड़े गोल से सेल डलते थे, वो टॉर्च उनके पास थी। और जब वो चलते हुए उसके करीब जाने लगे जिस जगह पे उन्होंने खोदना था और पानी ज़मीन के अंदर दाखिल होना था, तो वहीं पे भी पहुँचे ही थे कि 1-2 शख्स थे, वो उसके बिल्कुल करीब आए, आके उसको सलाम किया बाकायदा। उसने कहा जी वालेकुम सलाम। उनको जानता नहीं था, वो कोई नए लोग थे, पहली दफ़ा शायद उनको देख रहा था। तो उसने कहा जी, उन्होंने कहा जी आप क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी मेरी ज़मीनें हैं, मैं अपनी मतलब खैर आफियत पूछने के बाद एकदम उस लड़ने वाले अंदाज में नहीं, ऐसे जिस तरह आराम से एक दूसरे से हाल क्या हाल है, ठीक है, खैर खुश पूछने के बाद खैरियत है, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, इस अंदाज़ था। तो उन्होंने कहा जी वो मेरी ज़मीनें हैं, तो मैं पानी लगाने जा रहा हूँ, मेरे आज पानी की बारी है। तो उन्होंने कहा जी हम इसलिए आपके पास अभी आए हैं कि आपकी ज़मीनों का वो एरिया है ना जी, वहाँ पे हमारी शादी है, तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप अभी ज़रा पानी ना लगाएं। कह रहे मेरा नाना हैरान हो गया कि ये आप क्या कह रहे हैं जी, मेरी आज बारी है और मैं पानी लगाना है, और पानी ना लगाया तो मेरा पानी ज़ाया हो जाएगा, मुझे पानी कहाँ से मिलेगा, मेरी तो ज़मीन उजड़ जाएगी, फसल नहीं हो सकेगी। उन्होंने कहा जी फसल की जिम्मेदारी भी हमारी, पानी की जिम्मेदारी भी हमारी, पानी लगाने की जिम्मेदारी भी हमारी, पानी को बंद करने की जिम्मेदारी भी हमारी। नाना वो और परेशान हो गए कि आप ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा आए हमारे साथ। वो और उलझ गए कि ये मैं किस अजाब में आ गया हूं, मेरा पानी की बारी है, मैं ऑलरेडी 2 घंटे लेट हूं, मजीद इनकी बात में आया, सुनने गया, पानी लेट हो जाएगा। काश्तकार के लिए तो जीना मरना उसकी ज़मीन होती है, ज़मीन की ही खेती बाड़ी से वो अपने सारे साल का बजट उठाता है, और अभी अगर पानी ना मिला तो ये फसल ही नहीं उठा सकेगा, ऑलरेडी जो बंदा लेट है। लेकिन खामोशी के साथ एक अदब एहतराम, मोहब्बतों का सिलसिला उस वक्त कायम था। खामोशी से नाना अबू उनके पीछे चल पड़े। चलते हुए जब चलते रात का टाइम था, थोड़ा सा ही आगे गए जिस जगह पे उन्होंने कहा था, तो वाकई कानों में इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो गईं कि जैसे कोई शादी है, बाकायदा ढोल बजने की आवाज़ आ रही है, रोशनियां हैं, यहाँ तक कि तंबू कनातें जो लगाई जाती हैं वो भी लगी हैं। और कहाँ पे लगी हैं?
उन्हीं की ज़मीन के अंदर। कह रहे वो और परेशान हो गए, मेरी ज़मीन है, यहां पे फसल मेरी उगनी है, मैंने हल चलाया हुआ है, इन्होंने अपनी शादी की कनाते भी लगा दी हैं, वो जिस तरह चार दीवारी से बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं वो कपड़े के साथ, तम्बू कनाते जिनको लगाते हैं, वो उन्होंने लगाई हुई और उसके अंदर शादी भी हो रही है। कह रहे मैं हैरान हो गया और मैंने उनकी तरफ देखा कि अल्लाह के बंदो ये क्या किया तुम लोगों ने, मैंने हल चलाया हुआ है यहां पे, मेरी पानी की बारी और तुमने बगैर पूछे मेरे यहां पे ये भी रात को शादी का वो रख लिया, मुझसे पूछा तक भी नहीं, और ये भी लगा दिया, मेरी जमीन का ये टुकड़ा बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। उन्होंने कहा है हम इसलिए आपके पास चल के आए हैं, आपको दिखाने भी आए हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, उसी तरह हल भी, उसी तरह पानी भी लगेगा, आप रिलैक्स हों, आप यहाँ पे बैठें 1 मिनट के लिए। वो कह रहा है मैं परेशान हो गया, उलझ गया था कि क्या करूं या अल्लाह, ये कौन लोग हैं, सामने शादी हो रही है, अकेला मैं लड़ूं तो इस वक्त किस तरह लड़ूं, बदतमीजी भी करूं तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, मैं क्या करूं, एक ही हल है, मैं भाग के जाऊं, किसी को पीछे से बुला के लाऊं, रात का टाइम है, सारे सो रहे होंगे, और जितनी देर में जाता हूं वापस आता हूं मेरा पानी ज़ाय हो जाएगा, मैं वापस जा ही नहीं सकता, क्या करूं। खामोशी के साथ नीचे नाना बैठ गया। उनमें से एक शख्स पास खड़ा रहा और एक शख्स चला गया। मुख्तलिफ शक्लें थी, मुख्तलिफ इंसान थे जो अंदर मौजूद थे, उनमें से कुछ बाहर भी निकलते, बाहर लाइन के अंदर देगें भी पक रही थीं, उनकी खुशबुएं भी आ रही थी, तमाम वैसा मंजर था जिस तरह शादी का मंजर होता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रात को वो लोग शादी क्यों कर रहे हैं, और वो भी किसी की ज़मीन के अंदर बगैर इजाज़त लिए। उनमें से एक बंदा जब वापस आया तो उसके हाथ में 2 प्लेटें थीं। उसने आते ही वो प्लेटें सामने रख दी कि ये खाना आपके लिए। अब वो कहे, शख्स कहे, उनका नाना अबू, नाम मुझे भी नहीं याद इसलिए नाना अबू मैं कह जा रहा हूँ कि या अल्लाह मैं कहाँ फंस गया हूँ, मेरी ज़मीन का मसला है, मेरे पानी का मसला है, ये खाना रख रहे हैं, ये कौन ले गए। उसने कहा आप खाइए, आपको कहा तो है, आप परेशान मत होइए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको करके देंगे, आप खाइए। अब जब मैंने प्लेटों की तरफ देखा ना चाहते हुए कि भी क्या खाऊं, मेरे तो अंदर कुछ उतरेगा ही नहीं भाई, मैं तो परेशान हो गया, मेरी ज़मीन का मसला है, तो एक में चावल थे और एक में भुनी हुई बोटियां थीं। शोरबा था लेकिन गाढ़ा गाढ़ा बिल्कुल शोरबा था, गोश्त मौजूद था। मैंने यूं देखा प्लेट की तरफ, इसमें चावल हैं, और इधर मैंने देखा तो इधर गोश्त है। फिर टूटे हुए दिल के साथ ऊपर उनकी तरफ देखा, मस्कीन शक्ल बना के कि भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ यार, मेरे आज पानी है, आज रात मेरी ज़ाय हो गई, मेरा लॉस हो जाएगा। उन्होंने फिर इशारा किया आप इसको लीजिए। कह रहे हैं मैंने उनका दिल रखने के लिए कि ये लो यार अगर खा लिया, गुस्से में से चावल थोड़े से उठाए, जैसे चंद दाने उठाए जाते हैं चावलों के, ना चाहते हुए गुस्से वाले अंदाज में थोड़े से उनका मुंह रखने के लिए, दिल रखने के लिए, ये लो यार मान ली ना, थोड़े से खा लिया, ले जाओ आप बस करो। मैंने कुछ चावलों के ऐसे दाने से, मतलब थोड़े से मामूली से चावल उठाए और ऐसे मुंह में रख लिए, लेकिन मुंह में रखते ही मुझे करंट सा लगा। वो चावल जैसे ही जबान को टच हुए और मुंह में जायका गया तो मुझे करंट लगा, ये क्या है, ये मैंने क्या खाया है, कहीं ये क्या है ये। तो एकदम से हाथ दोबारा से अंदर गया, जो चंद थोड़े से चावल के कुछ गिनती के जो मैंने उठाए थे, वहीं पे जल्दी से तेजी से मैंने हाथ दोबारा चावलों के अंदर डाला। अब मैंने उस तादाद में हाथ को भरा जिस तरह खाने के लिए चाहिए होते हैं, जिस तरह हाथ से लुकमा बनाते हैं चावलों का। मैंने चावलों का ऐसे लुकमा बनाया, दोबारा से मुंह में डाला तो बिल्कुल वही जायका जो पहली दफा अभी आया था। जायका क्या था, ऐसा लगता था कि मैं दुनिया का इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त, इतना टेस्टी, इतना मजेदार खाना खा रहा हूं जो आज तक मैंने जिंदगी में मजेदार खाना नहीं खाया। उसके नाना कहते हैं फिर मुझे समझ नहीं आई, मैंने इस तरह खाना शुरू कर दिया, मैं खाता गया। उसके बाद जब मैंने गोश्त खाया तो वो उससे भी ज्यादा लजीज था, और वो भी मैंने इस तरह खाना शुरू कर दिया, यहां तक कि थोड़े से चावल और थोड़ा सा गोश्त मैंने बचा लिया, ये ज़हन में रखे कि इतना लजीज, इतना मज़ेदार खाना मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया, ये क्या खाना है। तो मैंने इसलिए वो बचा लिया कि मैं घर लेके जाऊंगा। उनको शो नहीं करवाया, इस तरह रख के, इस तरह फिर खाना शुरू कर दिया। उनको कहा आप जाएं, मैं खा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, जब वो जाने लगे, हम इंसान नहीं हैं। तो कहते मुझदम एक ऐसे एकदम चौंका, मैं घबरा भी गया।
मैंने ऊपर मुड़ के देखा, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह उनकी शक्लें थी, कोई उनमें तब्दीली नहीं थी, बिल्कुल इंसान थे, कद काठ भी इंसान थे, कपड़े भी हमारी तरह के ही पहने हुए थे। तो उन्होंने कहा आप घबराएं नहीं, हम आपने आपको सच बता दिया है, हमारी यहाँ पे शादी हो रही है, हमें पता है ये आपकी ज़मीन है, हमने आपसे इजाज़त भी नहीं ली, लेकिन हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, जानते हैं ये आपकी ज़मीन है, हम इसलिए इंतज़ार कर रहे थे कि जब आप आएंगे तो हम जिम्मेदारी उठाएंगे, जो आपने हल चला के ज़मीन को बनाया है वो जाने से पहले भी हम करके जाएंगे, और आपका जो पानी का नुकसान होगा वो भी हम पूरा करके जाएंगे, हम पानी भी आपकी ज़मीन को दे के जाएंगे, आप परेशान ना हो। हम इंतज़ार कर रहे थे कब आए, आज आप देर से आए हैं, जिस वक्त आपके पानी का टाइम था आप उससे काफ़ी देर हैं। तो वो बोला हाँ मैं 2 घंटे लेट हूँ। उसने कहा हम ये भी जानते हैं, इसलिए आप परेशान मत होइए, सुकून से खाना खाइए, जाना चाहते अपने घर को चले जाइए, सुबह आप आएंगे सब चीज़ आपको वहीं पे मिलेगी, यहाँ पे कोई गंद नहीं होगा, ये जो शादी का पूरा समा बना हुआ है नामो निशान तक भी नहीं होगा। और रह गई पानी की बात, आपकी ज़मीनों को जितना पानी चाहिए होता है ये हम पानी भी लगा के जाएंगे। मैं खामोश रहा, कोई जवाब ना दे सका। तो उन्होंने कहा हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आवाज लहजा बिल्कुल वही था उसी इलाके के लोग जिस तरह बोलते हैं, कोई लहजे में तब्दीली नहीं थी, वही बिल्कुल सराइकी एक्सेंट था, सराइकी लहजा था। कपड़े सिर्फ नए थे, जिस तरह शादी ब्याह पे नए कपड़े पहने जाते हैं, उस वक्त वो कहते हैं शोल्डर के ऊपर एक कपड़ा सा रखा जाता था, पटके, पगड़ी जिसको कहते हैं, सराइकी में उसको पटका कहते हैं, पगड़ियाँ बांधते थे उस वक्त लोग। अब तो कल्चर ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा लोग बांधते हैं। तो उन्होंने पगड़ियाँ बांधी हुई थी, नए कपड़े पहने हुए थे, यहाँ पे साफ़ा रखा जाता है, वो उन्होंने एक साफ़ा रखा हुआ था, और पाँव में खुस्से टाइप एक जूती होती है वो पहनी हुई थी। खुस्सा तो एक ये नोक वाला होता है, एक सादा सा होता है, वो पहने हुए थे। रंग उनके थोड़े से काले थे, रंग वो कहते हैं बिल्कुल जो गंदमी रंग होता है उस तरह नहीं थे। वो जो 2 आए थे उनमें से एक का रंग ज्यादा काला था और एक का थोड़ा कम था, वो थोड़ा सा गंदमी से मिलता जुलता था। बाकी जो नक्श थे, एक के नक्श ऐसे थे जैसे कोई 50 से 55 साल का बंदा होता है, उसकी इतनी एज होती है, और उसके चेहरे के जिस तरह नक्श होते हैं उसके इस तरह के नक्श थे। और जो दूसरा उसके साथ आया वो तकरीबन 40 से 45 साल का बंदा लगता था, लेकिन वो दोनों शक्लों से ऐसे ही लगते थे जैसे किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स के पास एजेड बंदे ही जाते हैं। किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो नौजवान को नहीं भेजा जाता, एक समझदार एजेड बूढ़े बंदे को भेजा जाता है, नौजवान को नहीं, कि बूढ़ा इज्जतदार होता है, तमीज़ से बात भी करता है और अगला उसको रिस्पेक्ट भी देगा और उसकी बात को मान भी लेगा। तो उन्होंने भी शायद अपने 2, एक 55 साल और एक 45 साल के बंदे को भेजा था। 55 साल वाला जो था वो वहीं पे खड़ा रहा था, जो 45 साल वाला बंदा था वो जाके मेरे लिए वो चावल और गोश्त लेके आया था। और जब उन्होंने बात कर ली और मेरे साथ वहाँ पे खड़े रहे तो कहा अब हम इजाज़त चाहते हैं, हम जाते हुए सारा कुछ कर जाएंगे। जब वो जा रहे थे तो और मुझे पता लग चुका था ये इंसान नहीं कोई और मखलूक है, जिन्नात हैं। तो मैं अब उनको गौर से देख रहा था, चलना बिल्कुल इंसानों की तरह था, कपड़े बिल्कुल इंसानों की तरह थी, धोतियाँ उन्होंने बांधी हुई थी, साफ़े रखे हुए थे, शलवार कमीज़ें पहनी हुई थी, पगड़ियाँ उन्होंने बांधी हुई थी, बिल्कुल चेहरे ऐसे ही थे जैसे उन सराइकी इलाकों में लोगों के नक्श चेहरों के फेस कट्स होते हैं, उसी तरह की थे। वो चलते हुए गए, वो भी उसी वो जो तंबू कनाते लगी हुई थी जिसके अंदर से अच्छा आवाज़ें जो आ रही थी अंदर से, दूर थी, वो थोड़ा सा कहते हैं मैं थोड़ा सा फासले पे रुक गया था। वो जो आवाज़ें थी वो इंसानों की तरह नहीं थी, वो एक अजीब सी थी जिनको मैं समझ भी नहीं पाया था। लेकिन ये ज़रूर था वो आवाज़ एक बंदे की नहीं थी, ऐसा था जैसे ये भरा हुआ हो, जिस तरह शादी हाल इंसानों से भरा होता है और वो सारे बोल रहे होते हैं तो आवाज़ें आ रही होती हैं, तो उसी तरह की ही आवाज़ें आ रही थी जैसे वो भरा हुआ था इंसानों से, और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। कह रहा है मैं काफ़ी देर वहीं पे जब बैठा रहा तो मैंने फ़ैसला किया अब तो मैं पानी वैसे भी नहीं लगा सकता, ये यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नुकसान ना दे दें, ऊपर से जिन्नात भी हैं, तो क्यों ना मैं घर जाके ये बीवी को ही खिला दूँ, उठाऊँ और उसको खिलाऊँ कि ये दे कि ये क्या है, जिन्नात मुझे दे के गए हैं, ये चावल पके हुए हैं और ये गोश्त भुना हुआ जो इतना लजीज है जो ज़िंदगी में कभी नहीं खाया होगा। तो कहता है मैंने दोनों प्लेटें उठाई ये सोच के कि इनको आके प्लेटें वापस भी कर दूंगा और आके अपना चेक भी कर लूँगा, और मैं घर की तरफ रवाना, जो मेरी वो मैं कंधे पे रख के आया था वो मैंने वहीं पे रखी गोश्त और वो उठाया और वो चला गया। जब मैं घर गया और अपनी बीवी को जगाया और जब मैंने अपनी बीवी के सामने वो दोनों खाने रखे तो उसने भी खाने खा के ऐसी हैरान हुई कि उसने भी इससे लजीज खाना ज़िंदगी में नहीं खाया था। जब वो खा चुकी तो परेशान होकर पूछी ये कहाँ से लाए हो, इतना लजीज खाना जो मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं खाया।
तो उसने कहा है ये माजरा हुआ है, इस तरह मौजूद हैं और इस तरह वहाँ पे शादी हो रही है, वो लोग मुझे दे के गए हैं और वो इंसान नहीं, वो जिन्नात हैं, उनकी शादी हो रही है। तो बीवी ने कहा फिर अब आप वापस ना जाएं, छोड़ें इसको। जिन्नात के नाम पे बीवी डर गई और इतना ज़्यादा डर गई, मना करना शुरू हो गई कि छोड़ दें, अब ना जाएं, सुबह जाइएगा, देखा जाएगा, ये है वो। इतनी डर गई कि उसको अपनी शोहर की जान की परवाह ज़्यादा थी, ज़मीनों चीज़ों की परवाह नहीं थी। उसने कहा मुझे नहीं आपकी बात सुननी कि ज़मीनें ये हो गई वो हो गई, छोड़ें इसको, बस आप घर बैठें। उस औरत ने भी चावल और वो भुना हुआ गोश्त कुछ बचा के रख दिया कि सुबह बाकी घर वालों को खिलाएंगे कि ये देखें रात ये वाक़या हुआ है। वो वापस ना जा सके, बीवी ने ना जाने दिया, वो भी वहाँ पे सो गए, बातें करते करते कुछ देर जागते रहे, सो गए। और हैरत की बात यह कहते हैं जब वो सुबह उठे हैं खिलाने के लिए और उन प्लेटों को खोला है जो बंद करके रखी थी, तो वो चावल और वो भुना हुआ गोश्त, ना ही अब वो चावल थे, ना ही वो एक भुना हुआ गोश्त था, एक ऐसी चीज़ बन चुके थे जो गलीज चीज़ थी, खाई नहीं जा सकती थी। दोनों, चावल भी और वो भुना हुआ गोश्त भी गोबर बन चुके थे, भैंस की जो होती है गोबर। वो दोनों मियाँ बीवी हैरान रह गए। अगर वो शौहर ने अकेले खाए होते तो शायद उसकी बात को कोई ना मानता, लेकिन वो जब गोबर बना और बीवी ने कहा ये क्या है, उसने कहा तुम्हारे सामने है, रात तुमने भी खाया था। उसने कहा हाँ मैंने खाया था, लेकिन ये तो ये है। तो वो दोनों हैरान हुए कि बजाय किसी को खिलाते, तो वो डर गया कि कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो गया। तो वो भागा अपनी ज़मीनों की तरफ, लेकिन वहाँ पहुँच के वो हैरान हो गया, ज़मीनों को पानी लग चुका था, हल उसी जगह पे लगा दिए गए थे, कोई शादी का नामो निशान तक भी नहीं था। ऐसा लगता ही नहीं था ज़मीन को देख के कि यहाँ पे किसी की शादी हुई है या यहाँ पे रात को खड्डे मार के खोद के देगें पकाई गई हैं। इतना ज़्यादा बाकायदा तंबू कनाते थी, ढोल ढमक्का था, लोगों ने चीज़ें गिराई होंगी। जहाँ पे शादी होती है जब तक सफाई ना हो तो पता लगता है, लेकिन वो जगह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि हल भी लगा दिया गया था और पानी जो उसने नहीं लगाया था वो खुला हुआ था, वो पानी भी लगा गए थे। अब उस घर में सिर्फ उनके पास स्टील की वो जो उस दौर की प्लेटें होती थी या जस्ट की जो भी उस दौर की जो आम चलती थी, शादी ब्याह के मौके पे वो रेंट पे ली जाती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी, प्लेट्स वगैरह, जग वगैरह, गिलास वगैरह। तो वो वही थे जो शादी ब्याह पे लोग रेंट पे लेते थे, वो वही वाली प्लेटें थीं, आम सी, लेकिन अब उसके अंदर गोबर थे। लेकिन बीवी भी अब गवाही देने को तैयार थी, हाँ शौहर जो लेके आया था वो ना सिर्फ लजीज तरीन था बल्कि ऐसा था कि मैंने ज़िंदगी में इससे मज़ेदार खाना नहीं खाया। लेकिन सुबह का इंतज़ार करने पे वो गोबर बन चुका था और उन्हें यकीनन वो फेंक दिया। लेकिन आज तक वो कहानी उन्होंने अपने बच्चों को सुनाई और जब मुझे करीम बख्श ने सुनाई तो मैंने उनसे कहा हाँ ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, मैंने भी इस तरह के एक दो वाक़यात सुने हुए हैं, ज़मीनों में काम करते हुए देखे जाएगा, मीठी चीज़ देके गए थे। ऐसे वाक़यात हैं जो मैं भी आपको आगे सुना दूंगा, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है जो मेरी इस वक्त कहानी सुन रहे होंगे। इसमें से भी कई लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की कहानी सुनी होगी कि जिन्नात की शादी हुई या जिन्नात खाने को कुछ दे के गए, रात को खाया और सुबह उठा तो वो ख़राब हुआ था। ऐसी कोई भी स्टोरी है आपके पास भी, आप भी भेजिए, इंशाल्लाह उसको मैं इसी हॉरर स्टोरीज़, बल्कि इसका तो मैंने नाम ही चेंज कर दिया, टाइटल चेंज कर दिया ऑफ कैमरा स्टोरी के बजाय हॉरर स्टोरीज़ के अंदर इन खौफनाक कहानियों का जो सिलसिला है उसमें इंशाल्लाह मैं आपकी कहानी को शामिल करूँगा। सो आप लोग भी मुझे अपनी कहानियाँ भेजिए, कहानी सुना करें, दोस्तों को भी सुनाया करें। ज़िंदगी की टेंशनें ख़त्म होती हैं, सुकून मिलता है। आप कानों में हेडफोन लगा के सुनेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इधर का शोर शराबा नहीं आता। आंखें बंद करेंगे तो कहानी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, कहानी के अंदर चले जाएंगे। आंखें बंद, हेडफोन लगाएं और इस अंदाज़ में आप कहानी सुनेंगे कि परेशानियों को, टेंशनों को, हर चीज़ को भूल के ये लम्हे, ये पल आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। तो कोशिश कीजिए, खुशियाँ छीननी पड़ती हैं, मिलती नहीं हैं, तो अपनी खुशियों को इस तरह छीनिए, अपने टाइम को खूबसूरत बनाइए, कहानी सुनिए, परेशानियों को, दुखों को, मुसीबतों को भूल जाइए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप लोग भी जी अपनी मुझे कहानी सेंड कीजिए और कहानी सेंड करने का तरीका वही है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। हर दफ़ा नंबर इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी ज्वाइन करते हैं और नए बंदे ने कहानी सुनी और उसका दिल किया कि मैं भी कहानी सेंड करूँ, तो वो इस नंबर पर सेंड करें। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से बाहर वाले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे 0092 या +92 31366 555 00। रिपीट कर देता हूं, +92 31366
5550। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, पाकिस्तान वाले सिंपल मेरा नंबर मिलाएंगे 0313665500। इस पे वॉइस मैसेज भी स्टोरी कर सकते हैं। एक ही मैसेज कोशिश कीजिए रिकॉर्ड कीजिए, छोटे मुश्किल हो जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं, मसला बनता है। एक ही लंबा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके स्टोरी भेजिए, या फिर आप लिख के भेजे जाते हैं, इंग्लिश में, रोमन में, उर्दू में, जैसे आपको बेहतर लगे आप कहानी लिख के भेजिए। लेकिन एक चीज़ उसमें एंड पे लाजमी लफ्ज़ स्टोरी, STORY इंग्लिश में या उर्दू में, सीन टे वाओ रे छोटी है, स्टोरी लाजमी एंड पे उर्दू में या इंग्लिश में लाजमी लिखिएगा। मेरे लिए आसानी हो जाती है कहानी को ढूंढने में। उम्मीद है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। सो वही दुआ आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत है खास। आमीन सुआमीन। अपने डेरे से ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।